नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर कैप्टन बत्ता क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम ब्रिटिश शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की और उन्होंने राजस्व की वसूली की। तो इसमें भू राजस्व व्यवस्था पर एक क्वेश्चन अक्सर आया करता है एनडीए के एग्ज़ाम में, सीडीएस के एग्ज़ाम में, सीपीएफ के एग्ज़ाम में, या जो भी यूपीएससी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी उस पर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनाया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, इसके लिए हम आपको पूरा डिटेल देंगे। तो पहले हम ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसको समझ लेते हैं। तो जैसे ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को समझने के पहले थोड़ा सा हमको पीछे चलना पड़ेगा। प्लासी एवं बक्सर का युद्ध, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों को भारत में एक भौगोलिक क्षेत्र प्राप्त हुआ बंगाल के रूप में। जब बंगाल अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आया या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आया तो वहीं से अंग्रेजों ने लगान की वसूली शुरू की और ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करने के लिए उन्होंने जो है नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, क्योंकि अंग्रेजों को भारत की जो राजस्व प्रणाली थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने नए प्रयोग किए और नया प्रयोग करते करते फिर वे एक मुकाम पे पहुंचे जिसको आगे चल करके उसको जो है पूरे भारत में लागू किया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली, लेकिन उसके 7 साल बाद 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में विजय मिली और इस विजय के बाद उनका मनोबल बढ़ गया। उसके बाद ही उन्होंने भारतीय जो शासक वर्ग थे, जैसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था या बंगाल का नवाब मीर कासिम था, इनके साथ उसने एक संधि की और उस संधि के बाद ही अंग्रेजों को भारत का एक जो है भौगोलिक क्षेत्र प्राप्त हुआ। तो उसमें देखते हैं कि प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के बाद जो अगला पार्ट इसमें आता है उसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी पहली संधि। दो संधियां हुई थी। पहली संधि 12 अगस्त 1765 की हुई। यह संधि जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की गई। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की गई थी। इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी, इस संधि के तहत अंग्रेजों को भारत में दीवानी वसूल करने का अधिकार मिला था। दीवानी, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दीवानी क्या होता है? दीवानी मतलब होता है लगान। जैसे भू राजस्व की वसूली के लिए मुगल काल से ही जो है मुगल कालीन जो बादशाह थे उनके द्वारा जो है वहां पर जो राजस्व वसूली की जाती थी उसे दीवानी कहा जाता था। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा दीवानी क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मुगलों के शासनकाल में जो सूबे हुआ करते थे, सूबे में दो अधिकारी होते थे। एक होता था दीवान। अगर आप पीछे जाएं तो जो सूबे होते थे, सूबे में दो अधिकारी होते थे। एक होता था दीवान और दूसरा होता था निजाम। तो दीवान जो होता था, अगर आज के डेट में देखा जाए तो ये एज ए डीएम के रूप में कार्य करता था और जो निजाम होता था वह एसपी के रूप में काम करता था। इसका मतलब यह हुआ कि दीवान जो था वह राजस्व वसूलने का कार्य करता था और जो निजाम था वह उस सूबे में कानून और व्यवस्था को मेंटेन करता था। तो जब अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की, मुगल बादशाह से जब संधि की, तो उन्होंने मुगल बादशाह से डिमांड किया कि हमें आप दीवानी का अधिकार दीजिए, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार आप हमें दे दीजिए और निजामत आप अपने पास रखिए।
तो ऐसी स्थिति में अब अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के बाद दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। चूंकि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला ये दोनों पराजित हुए थे, और जो मीर कासिम था वह युद्ध करते करते मारा जा चुका था। तो अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय दोनों से संधि की थी। तो पहली जो संधि हुई थी वह 12 अगस्त 1765 में यहीं इलाहाबाद में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से हुई, और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को भारत में दीवानी वसूल करने का अधिकार, बंगाल में दीवानी वसूल करने का अधिकार मिला, और पूरा बंगाल प्रांत उनको जो है प्राप्त हो गया। तो और उसके बाद दूसरी संधि जो हुई थी, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी वो 16 अगस्त 1765 को वो भी यही इलाहाबाद में हुई थी। यह की गई थी शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब था, शुजा-उद-दौला से की गई थी। तो इनसे जो संधि हुई थी, इस संधि के तहत अंग्रेजों ने शर्त रखी कि आप जो है अपनी सेना को भंग कर दीजिए, और आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी सुरक्षा करेगी, उसके लिए ब्रिटिश सेना आपके यहाँ नियुक्त की जाएगी, लेकिन उसका जो 50 लाख रुपए का खर्च होगा वह आपको कंपनी को देना पड़ेगा। जो नवाब था मजबूर था, उसे अंग्रेजों की इस शर्त को स्वीकार करना पड़ा। और इसके साथ साथ यह भी कहा गया था कि जो कड़ा और इलाहाबाद का जो एरिया है, यह क्षेत्र नवाब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे देगा। तो इस तरीके से इलाहाबाद की संधि संपादित हुई। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को शुजा-उद-दौला के साथ हुई। इस तरीके से इलाहाबाद की संधि के बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस संधि के द्वारा भारत में लगान या भू राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो उसमें आपका जो जवाब होगा वो होगा इलाहाबाद की संधि। जब इलाहाबाद की संधि की बात आएगी तो उसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी या इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई थी। तो दोनों स्थिति में आपको देखेंगे कि एक पक्ष तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दोनों तरफ, चाहे वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रहा हो और चाहे अवध का नवाब शुजा-उद-दौला रहा हो। तो दोनों स्थितियों में भारत की जो दो शक्तियां थी, मुगल बादशाह और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, उनके विपरीत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इनके साथ संधि की, और इस संधि के बाद उन्हें बंगाल में, पूरे बंगाल प्रांत में, अगर बंगाल की बात किया जाए तो आज का जो बंगाल है वो कल का जो बंगाल था उसमें पूरा बिहार और आज का जो बांग्लादेश है ये पूरा का पूरा क्षेत्र बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से भारत का एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के साथ प्राप्त हो गया। तो इसमें ये हो गई आपकी इलाहाबाद की संधि। अब उसके बाद जब इलाहाबाद की संधि हो गई तो दूसरा इसमें काम क्या हुआ, अब इलाहाबाद की संधि के बाद जो लॉर्ड क्लाइव था उसने जो है बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। तो पहले आपको द्वैध शासन समझना पड़ेगा कि इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसका मतलब क्या होता है। द्वैध का मतलब होता है दोहरा, मतलब दो लोग हो गए यहाँ पे। एक तो हो गया मुगल जो अवध का जो बंगाल का नवाब है, एक व्यक्ति वो हो गया, और दूसरा कौन हो गया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी होगी। जब किसी एक क्षेत्र पर दो लोग पैरेलल शासन करने लगे तो उस व्यवस्था को कहते हैं दोहरा शासन या द्वैध शासन, या उसी को बोलते हैं डुअल रूल। तो ये बंगाल में दोहरा शासन 1765 से लेकर के और ये 1772 तक चला था, जब तक रेगुलेटिंग एक्ट पास नहीं हुआ था। अब इस द्वैध शासन के जो दूरगामी परिणाम थे वो क्या थे, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बंगाल में द्वैध शासन की अगर बात किया जाए तो इसको आप इस तरीके से देखते हैं, जैसे द्वैध शासन में एक तरफ तो कंपनी हो गई और एक तरफ हो गया निजाम।
दो लोग शासक के रूप में हो गए। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि हमको क्या चाहिए, हम दीवानी वसूल करेंगे। दीवानी वसूली करने का अधिकार किसके पास हुआ, कंपनी के पास हो गया। और निजाम के पास क्या बचा, निजामत बचा, निजामत का कार्य इसके पास बचा। समस्या यहाँ पर यह थी कि आय के जो रिसोर्स थे, जो संसाधन थे, वो किसने ले लिया, कंपनी ने ले लिया। और जिम्मेदारी किसको सौंप दिया, निजाम को सौंप दिया। या वहाँ का जो नवाब था, निजामत का कार्य उसको नवाब को सौंप दिया। जो निजाम था उसको आप जो है नवाब यहाँ कह सकते हैं, नवाब को सौंप दिया। स्थिति क्या हुई, तो इसमें एक के पास सारे अधिकार हो गए और एक के पास क्या हो गया, दायित्व हो गया। इस व्यवस्था को इतिहासकारों ने एक नाम दिया, मतलब जो है अधिकार विहीन दायित्व और दायित्व विहीन अधिकार। ये टर्म पूछा आता है। अधिकार विहीन दायित्व और दायित्व विहीन अधिकार। ये जो व्यवस्था थी, अधिकार विहीन दायित्व और दायित्व विहीन अधिकार, इसी को जो है द्वैध शासन के नाम से जाना गया। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो लोग थे, एक थी कंपनी और दूसरा था नवाब। अधिकार सारे के सारे कंपनी के पास थे और जिम्मेदारियां जो थी, जो दायित्व था, वो सब का सब निजाम को, नवाब को सौंप दिया गया। परिणाम में हुआ कि पूरे बंगाल में अराजकता, अव्यवस्था, अशांति, लूट खसोट, चोरी, डकैती, मतलब इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। चारों तरफ राजनी होने लगी। जो कमजोर थे उनको लूटा जाने लगा, सताया जाने लगा। स्थितियां बद से बदतर हो गई। परिणाम में हुआ कि पूरा का पूरा जो बंगाल था वह पूरी तरह से अराजकता में तब्दील हो गया। और वह बंगाल जो भारत का स्वर्ग था, जो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 5 साल के शासनकाल में वह पूरी तरह से वहां की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। या आप कह सकते हैं कि बंगाल पूरी तरह से कंगाल हो गया। बंगाल में भूखमरी फैल गई, लोग भूख से मरने लगे, वहां पे अकाल पड़ने लगे। और यह विषय चर्चा का विषय बना और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस विषय को लेकर के वहां पे चर्चा होने लगी। कहा जाता है कि जो बंगाल की गूंज थी या जो बंगाल की जो आवाज थी, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई पड़ने लगी। इसका मतलब ये निकलता है कि भारत के मुद्दे को लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां पे चर्चा होने लगी कि ब्रिटेन की एक कंपनी जो भारत में जाकर के जिस तरीके से जो भौगोलिक क्षेत्र उसने प्राप्त किया है, उसने वहां पर जिस तरीके से आर्थिक शोषण किया है, उसकी आर्थिक शोषणवादी नीति के कारण जिस तरीके से वहां के लोग परेशान हुए हैं, इसका जो दुष्परिणाम होगा वो आगे चल करके बहुत घातक होगा। जरूरत इस बात की है कि अब कंपनी पर अंकुश लगाना चाहिए। और इसी विषय को लेकर के फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया और उस कानून का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है वारेन हेस्टिंग के समय आया। या ये कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसने वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके भेजा। अगर इसके पहले देखा जाए तो बंगाल का जो प्रमुख था उसे बंगाल के गवर्नर के पद नाम से जाना जाता है। जैसे पहला जो गवर्नर था वो लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव के बाद बेनस्टार्ट आया था, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद वहां पे 3 गवर्नर हुए थे। उसके बाद फिर जो है जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आया और यह सन 1773 से 1784 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। एक क्वेश्चन यहां पर भी बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, या दूसरा क्वेश्चन है बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोनों स्थितियों में इसका जो आंसर होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग। 2 स्थितियां हैं, बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल, दोनों में अंतर है।
बंगाल का जो गवर्नर था वो सिर्फ बंगाल क्षेत्र का मालिक था। ठीक है, चूंकि अंग्रेजों ने जब भारत पर मतलब जो है भारत में जब व्यापार करना शुरू किया था तो भारत उन्होंने जो है भारत के मतलब जो है तटीय क्षेत्रों पर बंबई में, कलकत्ता में, बंगाल में या अन्य तटीय क्षेत्रों पर तमाम अपने मुख्यालय स्थापित किए थे। तो उन मुख्यालयों का जो नियंत्रण होता था वह जो है एक गवर्नर के माध्यम से किया जाता था। तो हर जो मुख्यालय थे, हर मुख्यालय का अपना एक गवर्नर था, एक गवर्नर अपॉइंट होता था, वह वहाँ की देखरेख करता था। लेकिन जब वहाँ के कानून में परिवर्तन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कानून, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के बाद फिर जो है जब रेवरेटिव एक्ट लाया गया तो प्रयास ये किया गया कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, व्यापारिक क्षेत्र हैं, उन सबको इस कानून के तहत मतलब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया जाए, ये शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर जो है पहली बार जो है वारेन हेस्टिंग को जब गवर्नर बनाया गया तो इसका पद नाम बदला गया, तब इसको कहा गया गवर्नर जनरल। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बंगाल का गवर्नर की अगर बात किया जाए तो जो बंगाल का गवर्नर था वह रॉबर्ट क्लाइव था, उसको लॉर्ड क्लाइव भी कहते हैं। लेकिन बंगाल का अगर पहला गवर्नर जनरल की बात आएगी तो वो आता है वारेन हेस्टिंग। उसमें रिलेटिंग एक्ट का नाम दिया रहे या न दिया रहे, हालांकि रिलेटिंग एक्ट के तहत ही वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब वारेन हेस्टिंग जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आया तो उसके सामने भी वही समस्या थी, राजस्व की वसूली की। जैसा कि हमने अपना टॉपिक ही बनाया था कि भारत में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से स्थापित की गई। तो यहां पर अगर वारेन हेस्टिंग के पहले भी अगर आप जाएं तो करीब 7 साल का जो शासनकाल रहा, इन 7 साल के शासनकाल में कंपनी ने प्रयास क्या किया कि वह ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करे। इसके लिए वह ऊंची बोली लगाती थी, इसके लिए वह ऊंची बोली लगाती थी। और ऊंची बोली लगाने के बाद जो व्यक्ति मतलब ऊंची बोली लगा देता था कि इतना लगान हम वसूल करके देंगे, कंपनी साल भर के लिए उसको वह जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया करती थी। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होता था कि जो लगान को वसूलने वाले लोग होते थे वे लोग जो है किसानों से, काश्तकारों से जोर जबरदस्ती करते थे। ऐसी स्थिति में अब यहां से उनका शोषण प्रक्रिया शुरू हो गई। तो यह व्यवस्था लगभग 7 साल तक चलती रही। जितने भी बंगाल में गवर्नर बन करके आए उन्होंने उसी पद्धति को लागू किया। उसमें उन्होंने सूर्यास्त का कानून भी लगा दिया था। सूर्यास्त कानून यह था कि अगर मान लीजिए अगर आपको जो है लगान फसल तैयार होने के बाद लगान जमा करने की 31 निर्धारित की जाती थी। अगर समय पर लगान जो है कंपनी के कोष में जमा नहीं होता था तो उसकी जो जमीन हो, जो किसान था, जो जमीन उसकी होती थी उसको वापस ले ली जाती थी। तो इस व्यवस्था को कहा गया सूर्यास्त का कानून। और इन्हीं सब का दुष्परिणाम था कि बंगाल में अराजकता, अव्यवस्था, शांति फैली थी। और उसी को देख करके फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में कंपनी के लिए यहाँ पे रिलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो जब वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आया तो उसके सामने भी वही समस्या थी कि किस तरीके से लगान की वसूली की व्यवस्था को स्थापित किया जाए, कैसे इसको मतलब जो है आगे बढ़ाया जाए। तो वारेन हेस्टिंग जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया तो इसने पहला जो काम किया, पहला काम इसका था, इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। जो द्वैध शासन अभी चल रहा था बंगाल में, द्वैध शासन को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। एक क्वेश्चन पूछा आता है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने जो है समाप्त किया था। तो वारेन हेस्टिंग जो था उसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसका मतलब कि जो अभी दीवानी और निजामत का जो काम चल रहा था उसको उसने पूरी तरह से डिलीट कर दिया। उसने एक नई पद्धति स्थापित की जिसे कहा गया फार्मिंग सिस्टम। इसने दूसरा काम क्या शुरू किया था, इसने जो है इसे इजारेदारी व्यवस्था कहा गया। इसे कहा गया था फार्मिंग सिस्टम, इसको कहते हैं। तो इसने इजारेदारी व्यवस्था लागू की, मतलब लगान की वसूली जो है सीधे किसानों से की जाती थी। इसके लिए इसने क्या किया, पहले 5 साल की पद्धति को लागू किया कि एक बार अगर जो है भूमि को नीलाम किया गया
तो उस भूमि पर काम करने वाला जो व्यक्ति होगा वह 5 साल तक उस पर काम करेगा, 5 साल के बाद उसमें व्यवस्था की जाती थी। लेकिन यहाँ पर भी समस्या रही कि वार्षिक जो एनुअल जो वसूली होती थी, वसूली प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में अब वारेन हेस्टिंग ने इसके स्थान पर इसने जो है 10 साला पद्धति 10 ईयर प्लान इसने शुरू किया। लेकिन उसमें भी अगर कहें तो वारेन हेस्टिंग अपने शासनकाल में उसको भू राजस्व व्यवस्था को सही दिशा देने में सफल नहीं रहा। यह जो ऐसा नहीं था कि इसने जो है व्यवस्था को शुरू किया, व्यवस्था को सुधार दिया, तो यहाँ पर यह व्यक्ति उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। हालांकि इसने सभी, चूंकि बंगाल की जो दुर्व्यवस्था हो गई थी, बंगाल को इसने एक सही दिशा दी, बंगाल में शांति व्यवस्था स्थापित की, बंगाल को एक सही दिशा देने के इसने प्रयास किया, इसमें इसे सफलता मिली। और लगान की वसूली के लिए भी इसने इजारेदारी व्यवस्था को पहले लागू किया, जिसे फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, फिर इसे 10 साला प्रणाली का लागू किया इसमें। लेकिन इसका जो 10 से 11 साल का जो लगभग कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल के दौरान यह प्रयोगों के दौर से गुजरता रहा, लेकिन इसे कोई जो है अच्छी सफलता नहीं मिल पाई, या लगान की वसूली के लिए यह कोई सही दिशा दे नहीं पाया। और उसके बाद जो है 1786 ईस्वी में यह वापस चला गया। हालांकि जब यहाँ पर यह था, इसके बारे में कहा जाता है कि जो वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग जो था अरबी फारसी का अच्छा विद्वान था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जो अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता था, अच्छा ज्ञानी था, तो उसमें आपको होगा वारेन हेस्टिंग। इसमें आप चाहे लिख लीजिए कि वारेन हेस्टिंग अरबी और फारसी का विद्वान था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो ये था यह अरबी और फारसी का ज्ञाता था। इस पर यही 3 क्वेश्चन, द्वैध शासन किसने समाप्त किया था, इजारेदारी व्यवस्था किसने लागू किया था, और भारत में अरबी और फारसी मतलब कौन सा गवर्नर जनरल था बंगाल का जो अरबी फारसी का अच्छा ज्ञाता था, ये वारेन हेस्टिंग आ जाएगा। इसके बाद आता है कार्नवालिस। कार्नवालिस का जो शासनकाल है वह 1784 से 1793 ईस्वी का है। तो कार्नवालिस जब आता है तो इसके सामने भी चूंकि वही समस्या थी, लगान की वसूली को लेकर के बहुत बड़ी समस्या थी। तो चूंकि यह, इसके बारे में कहा जाता है कि यह ब्रिटेन का जो है एक लैंडलॉर्ड था, एक जमींदार था, इसे लगान के विषय में अच्छी जानकारी थी, इसलिए इसने यहाँ पर आकर के इस व्यवस्था की तलाश में लग गया कि एक ऐसी व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित किया जाए जिससे कंपनी की आय सुनिश्चित हो जाए। कंपनी की अपनी आय की वसूली के लिए जो हर साल मतलब नीलामी करना पड़ता है, एक्शन लगाना पड़ता है, नए नए लोगों को ढूंढना पड़ता है, इस व्यवस्था से कंपनी मुक्त हो जाएगी। तो इसके लिए पहले इसने जो है वही 10 साला प्रणाली या 10 साल की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। लेकिन आगे चल करके इसने जो है इस क्षेत्र में एक नई सफलता प्राप्त की और इसने लगान की वसूली के लिए एक परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था कर दी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने लगान की वसूली के लिए अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की थी? तो जो कार्नवालिस का काम है, कार्नवालिस ने भारत में लगान की वसूली के लिए एक नई व्यवस्था की जिसे कहा गया जो उसकी व्यवस्था थी अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था। तो उसको अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये तीनों व्यवस्थाएं थी। इन तीनों व्यवस्थाओं के माध्यम से उसने जो है लगान की वसूली की। तो यहाँ पर उसके लिए हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा उसको हम लोग। तो इसमें लॉर्ड वेलेस्ली फिर आया था, कार्नवालिस के बाद फिर आता है लॉर्ड वेलेस्ली। क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली भी बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसने सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली के संदर्भ में जो कहा था है, इसका जो प्रमुख कार्य था यह था सहायक संधि का आविष्कारक था। इसने सहायक संधि शुरू की 1799 ईस्वी में और इस सहायक संधि के माध्यम से इसने भारत के कई क्षेत्रों को कंपनी के अधीन किया। तो लॉर्ड वेलेस्ली के संदर्भ में ही क्वेश्चन पूछा आता है यहाँ पर कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सहायक संधि के माध्यम से उसने जो है भारत के कई क्षेत्रों को कंपनी के अधीन लाया? तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली।
अब उसके बाद हम जो चर्चा कर रहे थे अस्थाई बंदोबस्त की, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है लगान की वसूली के लिए अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था इजाद की। अब अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, तो इसमें पहला पॉइंट जो क्वेश्चन आपका बनेगा कि इस व्यवस्था को 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने सत्रह सौ 93 ईस्वी में जो है कॉर्नवालिस इस व्यवस्था को लागू किया था। तो इसमें जो प्रमुख बातें हैं, इसमें प्रमुख बातें ये हैं कि इस व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में, पहले इसको आप यहां लिख लीजिए, कॉर्नवालिस जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसे जो है जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इससे आप जो है एक नाम दे सकते हैं, जमींदारी व्यवस्था, वही चीज है। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया। ये पूछा आता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। तीसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 19% क्षेत्र आता था। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह था कि इसमें भूमि का मालिकाना हक, भूमि का मालिकाना हक जमींदारों के पास था। इसीलिए इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत इतने पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस व्यवस्था को किसने लॉन्च किया, लागू किया? कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। उसके बाद कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसके अंतर्गत कितने पैसा भूभाग आते थे? 19 पैसा आता था। उसके बाद आता है कि भूमि का मालिकाना हक ब्रिटिश अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत था, किसके पास था? तो वह जो है जमींदारों के पास था। और इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए जो सहयोग किया था कॉर्नवालिस को, वो था जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट, इसने जो है उसका सहायक था, जिसने उसके लिए सुझाव दिया कि आप, तो इसमें अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था कॉर्नवालिस ने, लेकिन इस व्यवस्था को लागू कराने में जेम्स ग्रांट का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इसने मतलब जो है कॉर्नवालिस को सुझाव दिया कि आप इस व्यवस्था को लेकर के आगे चलें, और इस व्यवस्था को लागू करके फिर इसको अस्थायी कर दिया गया। तो इसके अलावा जैसे 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 अभी मैंने बताया कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से कई क्षेत्रों को भारत के अंतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लाया। फिर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत भारत के कई क्षेत्रों को जो है कंपनी के अधीन लाया। तो जो जो क्षेत्र कंपनी के अधीन आते गए, उन सभी क्षेत्रों में इन्होंने जो है अलग अलग भू राजस्व पद्धतियां लागू की। तो इसके अलावा जो क्षेत्र आए, उसमें अगर देखा जाए तो एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है किसान। साउथ इंडिया में किसानों को रैयत कहा जाता है। तो इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तो इसको जो है तमिलनाडु में 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। इसको जो है तमिलनाडु के
बारामूला जिले में लागू किया गया था। सर्वप्रथम इसको जो है 1795 में लागू किया गया था। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम इसे कहाँ लागू किया गया था। मुख्य रूप से यह व्यवस्था जो है बंबई और गुजरात, बंबई और मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था, गुजरात नहीं, क्योंकि उसमें गुजरात उसी के अंतर्गत आता था। बंबई और मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% क्षेत्र आता था और इस व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी पे क्वेश्चन अक्सर बनता है। भूमि का मालिकाना हक रैयतों के पास था। मतलब रैयत जो होते थे वे भूमि के मालिक होते थे और जब तक वे लगान कंपनी के कोष में जमा कर रहे हैं तब तक वे उस भूमि के मालिक हैं। कंपनी के कोष में लगान न जमा करने पर उनकी भूमि वापस छीन ली जाती थी। तो इस प्रकार से जो है जो रैयतबाड़ी व्यवस्था थी वह मद्रास और बंबई और मद्रास के क्षेत्र में लागू की गई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% क्षेत्र आता था। इसमें भूमि का मालिकाना हक रैयतों के पास होता था। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामूला जिले में लागू किया गया था। ठीक है, तो इस पर रैयतबाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कथन में कौन सा कथन सही है, इस पर एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से यह दूसरी भूराजस्व व्यवस्था थी। और एक भूराजस्व व्यवस्था और थी, महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब गांव होता है, महाल का मीनिंग होती है गांव। इसमें लगान की वसूली के लिए पूरे गांव की, मतलब जो है पूरे गांव की लगान की वसूली एक साथ की जाती थी। तो उसकी वसूली के लिए गांव में ही एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था, एक व्यक्ति को वहां पर अपॉइंट किया जाता था और उसकी जिम्मेदारी होती पूरे गांव से लगान को वसूल करे और फिर उस जो वसूल हुआ है उसे कंपनी के कोष में ला करके जमा करे। तो इस महालवाड़ी व्यवस्था को इसी व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो इसके जो प्रमुख पॉइंट थे वो क्या क्या थे। इसमें पहला पॉइंट ये था कि इसको 1833 ईस्वी में मैकेंजी ने इसको लागू किया था। हाल्ट मैकेंजी होता है। ये था हाल्ट मैकेंजी 1837 में। दूसरा इसमें जो पॉइंट है, यह व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, संयुक्त प्रांत पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में से लागू किया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 30% क्षेत्र आता था। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसे जो है इस व्यवस्था को 1833 हार्ट मैकेंजी ने लागू किया। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 30% क्षेत्र आता था। इसमें भूमि का जो मालिकाना हक था यह पूरे यहाँ पर सामूहिक रूप से गांव की जिम्मेदारी होती थी, गांव की जिम्मेदारी होती थी। इस तरीके से जो है इतनी भूराजस्व व्यवस्थाएं थी। और यही व्यवस्था जब तक देश आजाद नहीं हुआ 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों ने यही 3 पद्धतियां भारत में लागू करके भारत में लगान की वसूली की। इसमें अस्थाई बंदोबस्त जिसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, दूसरा रैयतबाड़ी व्यवस्था, तीसरी महालवाड़ी व्यवस्था। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अंग्रेजों ने इसी के तहत भारत में भू राजस्व की या लगान की वसूली की थी।
तो आज यहीं तक है। इसके बाद आगे जो है हम जो है एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, तो उसको आगे हम देखते हैं। धन्यवाद।